हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिला परिषद। भाई, जिला परिषद में कौन कौन से चैप्टर हैं भाई, और जिला परिषद के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं भाई। तो भाई दोस्तों, जिला परिषद में चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक बात हुई है। इसके साथ साथ में जिला परिषद में धारा 117 से धारा 160 तक की बात हुई है। यानी कि चैप्टर हैं 13 से 18 तक, और धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 117 से धारा 160 तक बात हुई है। तो भाई हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक तो हम जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे भाई। एक तो जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे, जिला परिषद के कार्यों का संचालन किस प्रकार होता है, इसके अंदर कार्यकारी अधिकारी कौन होता है भाई, कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, काम करने वाले कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इसके अलावा इसके बिजनेस का संचालन कौन करता है, जिला परिषद कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, जिला परिषद किसके नियंत्रण में काम करती है, सभी की बात चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक हुई है। ठीक है भाई, लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 यानी कि जिला परिषद। भाई, जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ेंगे, जिला परिषद की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स जिला परिषद का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ में सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है, और सदस्यों का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो किस प्रकार दिया गया है। 2020 में इन सदस्यों का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में रिजर्वेशन से रिलेटेड एक संशोधन किया गया है। इसके साथ साथ में इनके मेंबर्स को, यानी कि सरपंच को, पंचायत समिति के मेंबर्स और जिला परिषद के मेंबर्स को हटाने की भी बात हुई है राइट टू रिकॉल के अंतर्गत भाई। तो जिला परिषद में राइट टू रिकॉल और रिजर्वेशन सभी को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, किस चैप्टर में पढ़ेंगे भाई, चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। सभी धाराओं को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके साथ दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि ग्राम सचिव का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि जैसे आपको नोटिस दिखाई दे रहा है, 1-2 दिन से आप देख रहे हैं कि जो HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी ने सभी जिलों के जो DC हैं उनको एक नोटिस लिखा है कि भाई आप अपने एरिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर वही सीटिंग का प्लान कीजिए और हमें 5 दिन के अंदर जवाब दीजिए भाई। तो भाई क्या है कि उनका जवाब वहां पे जाएगा और फिर HSSC एक नोटिस निकाल लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके ग्राम सचिव का शेड्यूल्ड और सभी जो एग्जाम है सभी का शेड्यूल्ड जारी कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो भी दोस्तों तैयारी करते रहें। आप यही सोचें कि आपका एग्जाम जो है वो मार्च के अंदर ही होगा भाई, मार्च के अंदर ही होगा, इसलिए अपनी तैयारी को 100% रखें भाई, 100% रखें भाई। ठीक है, तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम धाराओं को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर 10-15 क्वेश्चन पंचायती राज से आते हैं तो आप यहां पे एक प्लस पॉइंट लेंगे भाई, यहां पे आप एक प्लस पॉइंट लेंगे, और फिर क्या है कि एक अगर प्लस पॉइंट मिला तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जो सभी पढ़ते हैं अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए कुछ अलग से अपने जो नंबर हैं वो फिक्स करने पड़ेंगे, चाहे वो आप साइंस के अंदर करो, चाहे वो आप मैथ के अंदर करो, या फिर वो आप कंप्यूटर के अंदर करो, या फिर अलग से टॉपिक पूछा गया है हरियाणा पंचायती राज में करो भाई। ठीक है, आपको अलग से नंबर फिक्स करने पड़ेंगे ताकि आप मेरिट में आ सकें भाई। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, धारा 117 से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल विस्तार में पढ़ेंगे। धारा 117 में दिया गया है कि जिला परिषद का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा। तो भी दोस्तों कहा गया है कि सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा एक जिले के ऊपर एक जिला परिषद का गठन करेगी। एक नोटिफिकेशन के द्वारा यानी कि सूचना के द्वारा एक जिले के ऊपर एक जिला परिषद का गठन करेगी भाई। ठीक है, अब गठन किस एरिया में होगा भाई, पूरे एरिया में होगा या फिर कुछ एरिया में होगा। तो कहा गया है कि अगर जो एरिया कैंट या फिर नगर पालिका के अंडर में आ गया है तो उसको छोड़ दो भाई, उसके अलावा जितना भी एरिया है उसमें क्या किया जाएगा, जिला परिषद का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ में अगर किसी जिला परिषद के अंदर किसी गांव को या फिर किसी ब्लॉक को शामिल करना है तो सरकार जिला परिषद की सलाह के ऊपर उससे कंसल्ट करके क्या कर सकती है, उस गांव या ब्लॉक को जिला परिषद के अंदर मिला सकती है। यानी कि जिला परिषद का गठन किस प्रकार होगा इसकी बात हुई है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 117 के अंतर्गत। पंचायत समिति का गठन, याद कीजिए कि पंचायत समिति का गठन
किस धारा के अंतर्गत हुआ था? तो धारा 56 के अंतर्गत हुआ था। धारा 56 के अंतर्गत हुआ था। अब भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिवीजन चलता रहेगा भाई, रिवीजन चलता रहेगा। तो पंचायत समिति की जो के गठन की बात किस धारा के अंतर्गत थी? धारा 56 के अंतर्गत। जिला परिषद की 117 के अंतर्गत भाई, ठीक है। अब धारा 118 भी, धारा 118 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद की रचना यानी कि संरचना कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे भाई, जिला परिषद के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे इनकी बात हुई है भाई, ठीक है। तो भाई पंचायत समिति में कौन से मेंबर्स थे? एक तो सीधे तौर पे चुने हुए सदस्य थे, इसके अलावा वहां का एमएलए होता था, और इसके अलावा सभापति व उप सभापति यानी कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते थे भाई। अब यहां पे कौन होंगे भाई? तो भाई हम पढ़ेंगे, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम बता देते हैं कि यहां पे एक तो जो डायरेक्ट इलेक्शन से जो सीधे तौर पे चुने हुए सदस्य हैं, एक तो सीधे तौर पर जो चुने हुए सदस्य हैं वो होंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा कौन होगा भाई? एक होगा एमएलए होगा, एक होगा एमपी होगा भाई। मान लो कि जो जिला है, जैसे कि मान लो कि भिवानी जिला है, भिवानी जिला है, तो भिवानी जिले का एमएलए कौन है भाई? एक तो वो होगा भाई। एक पूरे भिवानी जिले के ऊपर एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, एक वो होगा भाई। इसके साथ साथ में अगर मान लिया कि भिवानी जिला हमने एग्जांपल लिया है, तो क्या होगा कि भिवानी जिले के अंदर कितने ब्लॉक हैं उन सभी के चेयरमैन होंगे भाई। क्या होंगे भाई? पंचायत समिति के सभी सभापति होंगे। इनको डिटेल में पढ़ेंगे भाई, यहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहीं पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम और कुछ सीखेंगे भाई, ठीक है। सभापति होंगे, और सभापति के अलावा कौन होगा भाई? एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा और एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। किस प्रकार इलेक्शन होगा, किस तरीके से चुना जाएगा भाई, ठीक है। एक बार ये आप याद रखें, 2 मिनट के लिए इसको याद रखें भाई, ठीक है। अब ये किस धारा के अंतर्गत है भाई? धारा 118 के अंतर्गत जिला परिषद की रचना कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद इस तरीके से होगी, सीधे तौर पर एमएलए, एमपी, सभापति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये क्या है? जिला परिषद के ये मेंबर होते हैं भाई। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक धारा 119 पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों की बात हुई है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर की बात हुई है, और यहाँ पे जो सीधे तौर पर चुने हुए सदस्य हैं वो धारा 119 के अंतर्गत है, धारा 119 के अंतर्गत है। तो भाई इनका चुनाव किस प्रकार होगा? तो क्या कहा गया है देखिए, तो कहा गया है कि सरकार क्या करेगी, सरकार एक जिले को वार्ड्स के अंदर डिवाइड करेगी। आप सभी लोग जानते हैं एक जिले के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर वार्ड बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो एक जिले को वार्ड के अंदर डिवाइड करेगी, और डिवीजन इस प्रकार होगा कि हर वार्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है यानी कि जो जनसंख्या है वो बराबर बराबर रहे भाई, यानी कि भाई उनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल रहना चाहिए भाई, ठीक है। फिर बात होती है कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा। पंचायत समिति में 4000 के ऊपर, अगर किसी भी वार्ड्स की जो जनसंख्या थी वो 40,000 से नीचे है, तो क्या होगा कि 4000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा। अगर 40,000 से ज्यादा है तो 5000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा। इस प्रकार बात हुई थी। यहां पे क्या होगा, जिला परिषद में एक वार्ड के अंदर 40,000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा भाई। जिला परिषद में 40,000 की पॉपुलेशन के ऊपर क्या होगा, एक सदस्य को चुना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वार्ड है वो 40,000 से नीचे का नहीं होगा, या तो 40 होगा या 45 होगा, 50 होगा, यानी कि 40 से ज्यादा के ऊपर क्या चुना जाएगा, एक सदस्य को चुना जाएगा भाई, ठीक है। अब बात आती है भाई कितने सदस्य चुने जाएंगे, कम से कम कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे। तो क्या कहा गया है भाई, कम से कम जो सदस्य हैं जिला परिषद के अंदर 10 हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं भाई। कम से कम 10 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 होंगे भाई। 40,000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा, और फिर क्या होगा, ये सभी चुने हुए सदस्य क्या करेंगे, ये जिला परिषद का निर्माण करेंगे, यानी कि उसकी कंपोजिशन में भाग लेंगे भाई, ठीक है। तो भाई धारा 119 है, निर्वाचित सदस्य है 40,000 के ऊपर एक, कम से कम 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं। आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें सदस्यों की बात हुई थी। बताइए कि भी कमेटी के अंदर कितने सदस्य होते हैं, कमेटीज की जो रचना है कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्स ऑफिस मेंबरशिप पूछे गए थे, ठीक है। तो भाई यहां से हो गया कि भाई क्या होगा, इनको डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा, सीक्रेट बैलेट से चुना जाएगा, और फिर इनको क्या किया जाएगा, इसकी कंपोजिशन में भाग लेंगे, ठीक है।
तो अब बात करते हैं, धारा 119 हो गई, धारा 117 हो गई, 118 को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा भाई। धारा 118 को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना हो भाई। क्या है, क्या कहा गया है कि इसके भाई कौन कौन से सदस्य होंगे भाई। तो पहली बात है सीधे तौर पर चुने हुए सदस्य। इसकी रचना है क्या होगी, या तो सीधे तौर पर चुने गए सदस्य भाई, सीधे तौर पर चुने गए सदस्य कितने होंगे भाई, 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। इसके अलावा कौन होगा भाई, भाई चेयरमैन होंगे, यानी कि पंचायत समिति के सभापति होंगे भाई, पंचायत समिति के सभापति, सभापति सारे होंगे भाई। मान लिया एक जिले में कितने ब्लॉक हैं, मान लिया कि 10 ब्लॉक हैं भाई, कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक हैं, तो सभापति कितने होंगे भाई, 10 होंगे, सभी सभापति आएंगे भाई उसके अंदर। इसके अलावा कौन होगा भाई, इसके अलावा एक होगा एमएलए, एक होगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एक विधानसभा का और एक किसका, पार्लियामेंट का भाई, ठीक है। इसके साथ में कौन होंगे भाई, प्रेसिडेंट भाई, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट भारत का नहीं है भाई, क्या आप सोचे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति नहीं है। इस यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा ये अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, या सभापति या उपसभापति होगा, सभापति व उपसभापति होगा, या फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इसको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये सभी मिलके जिला परिषद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसकी रचना के अंदर भाग लेते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन ये चीज ऐसे कि आपको डेली लाइफ के अंदर याद होनी चाहिए। आपको सोसाइटी में रहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का निर्माण कौन करते हैं, पंचायत समिति का निर्माण कौन करते हैं, और इसके साथ साथ में जिला परिषद का निर्माण कौन करते हैं। तो भाई सीधे तौर पर चुने हुए सदस्य 10 से 30 हो सकते हैं, पंचायत समिति के सभापति होते हैं वही सभी, और एमएलए और एमपी होते हैं, और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब बात आती है कि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, ये चुने कहां से जाएंगे। तो भाई ये जो सदस्य हैं, ये जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो वार्ड से चुने हुए सदस्य हैं, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को चुना जाएगा। एक को क्या अध्यक्ष चुना जाएगा, एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। तो भाई ये कह सकते हैं कि ये जो हैं ये इलेक्टेड मेंबर यानी कि ये चुने हुए सदस्य हैं, जो 1 और 4 नंबर के ऊपर हैं, ये चुने हुए सदस्य हैं। इसके अलावा आप बीच में देखिए कि पंचायत समिति के सभापति। अब आप ये देखिए कि ये कहां से चुने गए हैं, ये वार्ड से चुने गए हैं, ये ब्लॉक के वार्ड से चुने गए हैं। ये कौन है भाई, ये पूरे जो एमएलए है, एमएलए किससे है, ब्लॉक से चुना गया है भाई। उसके अलावा एमपी है, एमपी है, एमपी कहां से चुना गया है भाई, एमपी पूरे जिले से चुना गया है। तो भाई क्या है कि एक जिले के अंदर ब्लॉक होते हैं तो उनसे एमएलए चुने जाते हैं, लेकिन जिले के ऊपर भी एक एमएलए चुना जाता है, जिले के ऊपर भी एक एमएलए चुना जाता है। तो हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं भाई, भिवानी का, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था। तो भाई जो भिवानी का है, भिवानी का एक तो एमएलए भाई, और एक पूरे जो भिवानी का है वो क्या होगा, एमपी होगा भाई, ठीक है। तो वो सभी क्या करेंगे, वो किसके सदस्य होंगे भाई, वो जिला परिषद के सदस्य होंगे भाई। अब ये जो दोनों मेंबर्स हैं, इनका ये अलग से पद है भाई, इनका अलग से पद है, लेकिन ये जिला परिषद के अंदर शामिल किए गए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे भाई, एक्स ऑफिस मेंबर भाई, एक्स ऑफिस मेंबर्स। एक्स ऑफिस मेंबर्स कौन होते हैं भाई, वे मेंबर्स होते हैं जिनके पास पहले से कोई पद होता है, जिनके पास पहले से कोई पद होता है, लेकिन अगर उन्हें किसी अलग कमेटी या बोर्ड का भी सदस्य बना दिया जाए, यानी कि अलग से पदभार दे दिया जाए, तो उनको एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं। तो भाई जिला परिषद में एमएलए, एमपी, पंचायत समिति के सभापति क्या होते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर होते हैं। अब बात आती है क्या इनको वोट देने का अधिकार है, क्या इनको वोट देने का अधिकार है। तो भाई कहा गया है कि जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिस टाइम पे चुनाव होगा या फिर इनको हटाया जाएगा, तब ये अपना वोट नहीं डाल सकते भाई। तब वोट कौन डालेंगे, इलेक्टेड मेंबर भाई, जो निर्वाचित सदस्य हैं वही वोट डाल सकते हैं। ये जो एक्स ऑफिस मेंबर्स है ये अपना वोट नहीं डाल सकते। इसके साथ में अगर ये किसी बैठक के अंदर भाग ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, यानी कि सब चीजों का इनको अधिकार है। लेकिन जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनने की या फिर हटाने की बात होगी, तब इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 118 के अंतर्गत इनका चुनाव किस प्रकार होगा भाई। तो हम चेक करेंगे भाई आगे, अभी रिजर्वेशन पढ़ेंगे, रिजर्वेशन के बाद जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बात करेंगे भाई।
आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 120। 120 में दिया गया है कि सीटों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 2020 में एक संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% कर दिया गया है। इसके साथ साथ में अदर बैकवर्ड क्लास को भी 8% आरक्षण दिया गया है। किसमें भाई? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में भाई, के चुनाव के अंतर्गत भाई। तो भाई इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? तो भाई दोस्तों इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों आप कहीं से भी नोट्स पढ़ रहे हैं तो क्या है कि वो पुराने नोट्स है भाई, सभी पुराने नोट्स हैं और वो अप टू डेट डाटा नहीं है भाई उनके अंदर। तो भाई उन नोट्स से बचे भाई, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो करंट का पूछा जाएगा भाई, वो क्वेश्चन करंट का पूछा जाएगा। तो रिजर्वेशन से आएगा तो पूछेंगे कि भाई महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है, किस धारा के तहत दिया गया है। तो ये सभी उन नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा आपको। आप वही याद करेंगे 33% आरक्षण दिया गया है, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा भाई। तो अभी इसमें प्रक्रिया जान लेते हैं भाई, क्या प्रक्रिया है। तो भाई सबसे पहला जो रिजर्वेशन की बात करेंगे शेड्यूल्ड कास्ट में भाई, शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो कितने % है? तो भाई इसका कोई परसेंट नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन इस प्रकार तय किया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी पॉपुलेशन होगी कि पॉपुलेशन का रेशियो क्या होगा, उसी हिसाब से उनकी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है। यानी कि अगर मान लिया कि किसी जिले के अंतर्गत, जिले में क्या है कि मान लिया कि 20 सीटें हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 10% है, 10% है, तो जब हम 20 का 10% निकालते हैं तो 2 सीटें हो गई भी। यानी कि क्या हुआ कि 2 सीटें किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हो जाएंगी। यानी कि उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से उनका बंटवारा होगा भाई, ठीक है। तो भाई बात हो गया कि मान लिया कि टोटल जो सीटें हैं 20 वार्ड हैं भाई, तो 20 मेंबर चुने जाएंगे। अब उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अगर 10% पॉपुलेशन है, इसका 10% निकालते हैं तो कितनी सीटें हो जाएंगी? भी 2 हो जाएंगी। अब बात आती है कि ये 2 सीटें कहां से आएंगी भाई, कौन से वार्ड को ये 2 सीटें दी जाएंगी? तो भाई जिस वार्ड के अंदर जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उसी वार्ड को ये 2 सीटें दी जाएंगी भाई। फिर अगली बार इलेक्शन होंगे तो क्या होगा कि इन 2 वार्ड्स को छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 वार्ड्स हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की, तो उनको ये 2 सीटें दी जाएंगी। इसी तरीके से जब तक ये 20 है तो क्या होगा, 2-2 करके मतलब 10 बार क्या हो जाएगा, लास्ट तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और फिर दोबारा से ये यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, भाई, ठीक है। तो ये तो बात करते हैं भाई शेड्यूल्ड कास्ट की। इसके अलावा बात करते हैं वोमेन्स की, यानी कि महिलाओं को किस प्रकार। दोस्तों आप देख रहे हैं कि धारा 120 में रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात हुई है, किसकी? जिला परिषद की। सेम एज इट इज क्या हुआ है कि पंचायत समिति में हमने पढ़ा था कि धारा 59 के अंतर्गत रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ द पंचायत समिति की बात हुई है। तो याद रखें भाई, यहां धारा 120 है, वहां पे धारा 59 है, ठीक है भाई। तो वहां भी वोमेन्स का रिजर्वेशन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के ऊपर सेम रिजर्वेशन किया गया है भाई, ठीक है। तो यहां पे किस प्रकार महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है भाई? 50% किया गया भाई, 50% किया गया है। और OD1 फॉर्मूला लगाया गया है, जैसे दिल्ली में लगाया गया था उसी तरीके से OD1 लगाया गया है। तो क्या कहा गया है भाई इसके अंदर कि मान लिया किसी गांव का नाम या फिर किसी जो वार्ड का नाम है वो क्या होगा कि अगर वो A से स्टार्ट हो रहे हैं, C से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर E से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर जो चुनाव लड़ेगा अब की बार, कौन लड़ेगा? पुरुष लड़ेगा भाई, पुरुष लड़ेगा, ठीक है। इसमें ये तो दिया तो नहीं गया है, लेकिन एक आप देखें तो न्यूज़पेपर के में आया हुआ था कि इस प्रकार इलेक्शन कराए जाएंगे अब की बार, ठीक है। फिर क्या है कि B, D और फिर क्या हो जाएगा, ये E के बाद F हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से Z तक हम चलेंगे तो यहां पे कौन चुनाव लड़ेंगे भाई? महिलाएं लड़ेंगी। यानी कि ये हो जाएगा 50-50 हो जाएगा, यानी कि 50% पुरुष हो जाएंगे, 50% महिलाएं हो जाएंगी। फिर बात आती है, क्या पता भाई जो ज्यादा वार्ड के नाम है वो A से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे इवन है, ये ओड है भाई, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार क्या होगा? अगली बार ज्यादा महिलाएं हो जाएंगी, अब ये जो महिलाएं, इनके ये जो B, D, F इस तरीके से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं, अगली बार जो महिलाएं हैं A, C, E से लड़ेंगी भी, तो अगली बार महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी। कहने का मतलब है 50% आरक्षण हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई OBC की भाई। अदर बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण दिया गया है वो 8% दिया गया भाई,
8% आरक्षण दिया गया है भाई। अब बात आती है कि 8% में अगर मान लिया कि सीट आती है एक, 8% में एक ही सीट आती है, तो फिर क्या होगा भाई? तो फिर कहा गया है कि इनकी जो मिनिमम सीटें हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो मिनिमम सीटें हैं, वो 2 सीट तो होंगी होंगी भाई। तो 2 सीट तो होंगी होंगी, लेकिन अगर 8% में 3 आ रही हैं या 4 आ रही हैं, तो 4 आ रही हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर ज्यादा आ रही हैं तो वो मानी जाएंगी, अगर कम आ रही हैं तो ये 2 सीटें मानी जाएंगी। यानी कि किसी भी जिला परिषद के किसी भी जिला परिषद में जो ओबीसी की सीटें हैं वो 2 से कम नहीं हो सकती, यानी कि 2 से कम नहीं हो सकती भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 120 के अंतर्गत। अब बात करते हैं भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब बात करेंगे भाई हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट का किस प्रकार चुनाव होगा भाई? चुनाव तो हो गया, वो होगा कहां से? 121 के अंतर्गत। लेकिन रिजर्वेशन किस प्रकार होगा? तो बात करते हैं भाई अध्यक्ष की। किसकी बात करते हैं? अध्यक्ष की। तो भाई अध्यक्ष का भी इसी प्रकार होगा, शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर होगा कि उनकी पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से। मान लिया कि पूरे स्टेट की देख लेते हैं भाई, पूरे स्टेट के अंदर क्या होगा? मान लिया कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो पॉपुलेशन है पूरे स्टेट के अंदर है 10% भाई। तो भाई जितनी भी जो सीटें होंगी जिला परिषद की, जितनी भी सीटें होंगी, यानी कि जिसके लिए प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, उनके जो 10% हैं वो क्या होंगे? शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर होंगे भाई, शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर होंगे भाई। फिर बात आती है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट चुने जाएंगे या अध्यक्ष चुने जाएंगे, ये कौन सी जिला परिषद से होंगे? वे उसी जिला परिषद से होंगे। मान लिया कि इनकी जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो सीटें हैं, 2 सीटें रिजर्व होगी भाई, किसके लिए? अध्यक्ष के लिए। तो वो 2 सीटें कौन सी होंगी? तो भाई जिस जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उसी जिले में ये 2 सीटें फिक्स की जाएंगी। अगली बार क्या होगा? फिर 2% की जाएंगी। जो 2 सीटें हैं ये फिर और अन्य जिलों को दी जाएंगी, फिर अन्य जिलों को दी जाएंगी। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर मान लिया किसी जिले की जनसंख्या, किसी जिले की जनसंख्या, शेड्यूल्ड कास्ट की जो जनसंख्या किसी जिले में 10% से कम है, 10% से कम है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो अध्यक्ष है वो शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर नहीं बन सकता, शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर नहीं बन सकता। कंडीशन है कि 10% से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए भाई उस जिले की भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई वोमेन्स की, यानी कि महिलाओं की भाई। महिलाओं को तो 50% दिए गए हैं भाई, 50% महिलाएं होंगी, 50% क्या होंगे? पुरुष होंगे। तीसरा यही है भाई। ठीक है, तो वोमेन्स तक ये है 50% भाई। ठीक है, अब बात करेंगे भाई, ये धारा 120 के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात हुई है, तो भाई ये क्या है? संशोधन हुआ है, इसलिए आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है भैया। अब धारा 121 में बात करते हैं भाई। धारा 121 में है कि जिला परिषद की पहली बैठक व अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जिला परिषद एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भाई। क्या कहा गया है कि मान लिया कि जिस टाइम पे जो डायरेक्ट इलेक्शन से, वोटिंग से सदस्य चुन लिए गए, तो फिर क्या होगा भाई? धारा 117 के अंतर्गत, धारा 117 के अंतर्गत क्या होगा? जिला परिषद का गठन होगा भाई। अब जिस दिन जिला परिषद का गठन हो गया, सभी मेंबर्स को ऑफिशियल गजट के अंदर डाल दिया गया, उनके नाम डाल दिए गए, फिर क्या होगा? फिर 28 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी भाई। 28 दिन के अंदर एक बैठक बुलाई जाएगी। अब बात आती है कि बैठक बुलाएगा कौन? वैसे तो ये बात हुई है कि जितनी भी जो बैठक है जिला परिषद की, जो आगे जो बैठक बुलाएगा वो कौन बुलाएगा भाई? प्रेसिडेंट बुलाएगा, यानी कि अध्यक्ष के पास ये पावर है। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा भाई, अध्यक्ष को ये पावर दी गई है। लेकिन धारा 121 के अंतर्गत जो बैठक बुलाई जाएगी वो कोई भी अथॉरिटी जो सरकार चुनेगी भाई, वो कोई भी अथॉरिटी जो सरकार चुनेगी वो क्या करेगी? वो बैठक बुलाएगी भाई। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो बुलाएगा किस प्रकार? ठीक है, तो धारा 121 के अंतर्गत जिस टाइम पे धारा 117 के अंतर्गत जो जिला परिषद का गठन हुआ है, ऑफिशियल गजट के अंदर एंट्री हो गई है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी अथॉरिटी 28 दिन के अंदर एक बैठक बुलाएगी। और फिर क्या होगा? उस बैठक के अंदर किसका चुनाव होगा भाई? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा। साथ साथ में यह भी है कि उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव में एक्स ऑफिस मेंबर्स है वो भाग नहीं ले सकते भाई, एक्स ऑफिस मेंबर्स भाग नहीं ले सकते भाई। ठीक है भाई, तो भाई 120 में सीटों का आरक्षण और 121 में क्या है कि पहली बैठक और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का
चुनाव। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 122 में क्या दिया गया है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य व करते हुए पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों इसमें कंफ्यूज ना हो भाई कि यहाँ पे अध्यक्ष लिखा है, उपाध्यक्ष लिखा है, आप चाहें तो सभापति लिख लीजिए, उपसभापति लिख लीजिए, लेकिन दिया क्या जाएगा कि जिला परिषद का सभापति या फिर उपसभापति, इस प्रकार जिला परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, क्योंकि प्रेसिडेंट में सभापति भी होता है और अध्यक्ष भी होता है, राष्ट्रपति भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इसके मीनिंग होते हैं भाई। तो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार पंचायत समिति में आपके पास चेयरमैन भी दिया जा सकता है, पंचायत समिति का ऑप्शन में चेयरमैन भी दिया जा सकता है, उसी प्रकार सभापति भी दिया जा सकता है, लेकिन डिफाइन किया जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई कमेंट सेक्शन में ना डालें कि अध्यक्ष क्यों लिखा है, आप सभापति लिखिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। धारा 122 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य करते हुए पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो भाई क्या है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कार्य क्या है भाई, तो कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार जो सरपंच के कार्य होते थे, सरपंच के जो कार्य होते थे, फिर क्या होते थे, चेयरमैन यानी कि सभापति के जो कार्य होते थे पंचायत समिति में, उसी प्रकार यहाँ पे जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट के हैं वो कार्य वह करते हुए हैं भाई। लेकिन सबके एरिया अलग अलग हैं भाई, क्षेत्र अलग अलग हैं, अपने क्षेत्र में क्या क्या काम करने होते हैं। तो भाई धारा 122 के अंतर्गत दिया गया है कि जिला परिषद की बैठक को बुलाने, जिला परिषद की कोई भी जो बैठक बुलाई जाएगी वो कौन बुलाएगा भाई, वो प्रेसिडेंट बुलाएगा। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष बुलाएगा, उसको बुलाएगा, उसका संचालन भी करेगा और उसके ऊपर प्रिसाइड भी करेगा भाई। उसके ऊपर प्रिसाइड, बुलाने का, संचालन करने का और प्रिसाइड करने के तीनों अधिकार किसको दिए गए हैं, वो किसको दिए गए हैं, अध्यक्ष को दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि जिला परिषद के रिकॉर्ड यानी कि जिला परिषद की जितनी भी संपत्ति है वो उसका जो उसके ऊपर उसकी कस्टडी यानी कि उसका दायित्व किसके पास होगा, वो किसके पास होगा, अध्यक्ष के पास होगा भाई। ठीक है, सारे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको दिए गए हैं। इसके अलावा जिला परिषद के प्रशासनिक कार्यों को देखेगा भाई। जितने भी जो प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी कार्य जिला परिषद के हैं वो कौन देखेगा भाई, वो अध्यक्ष देखेगा भाई। ठीक है, या फिर कहा गया कि प्रशासनिक कार्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी टर्म बहुत बार सुनी होगी आपने, जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हैं तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बहुत बार यूज हो चुका है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो वो कार्य करेगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कार्य करेगा उसके ऊपर प्रशासनिक कार्यों में उसके ऊपर देख रेख या निगरानी करने का काम कौन करेगा भाई, वो करेगा अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष भाई, जिला परिषद का अध्यक्ष भाई। तो भाई कार्य क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, जिस प्रकार कार्यकारी अधिकारी का काम क्या होता था कि जितने भी प्रस्ताव पारित हुए पंचायत समिति के अंदर उसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजना, उसी प्रकार जिला परिषद में जितने प्रस्ताव पारित होंगे उनको वो क्या करेगा, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जाएंगे, वो गवर्नमेंट को भेजेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार कार्य होता है। फिर क्या है कि निगरानी रखता है। इसके साथ में कहा गया है कि जो अध्यक्ष है, कोई भी आपातकालीन यानी कि कोई कार्य रुका हुआ है या फिर कोई कार्य करवाना है, रुका हुआ है या फिर क्या है कोई चल रहा है उसको रुकवाना है भाई, यानी कि आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए तो उस केस में क्या है कि जो ये अध्यक्ष है ये कोई भी फैसला ले सकता है, किसी कार्य को शुरू करवा सकता है, किसी कार्य को बंद करवा सकता है। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो कार्य करवाया जाएगा उसका जो पैसा लगेगा, जो खर्चा लगेगा, वो कहाँ से दिया जाएगा, वो कहाँ से दिया जाएगा, वो जिला परिषद निधि से दिया जाएगा। जिला परिषद निधि यानी कि जिला परिषद के फंड से दिया जाएगा। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि कभी मान लिया कि ये अध्यक्ष अपने पद के ऊपर नहीं है या फिर ये अपनी छुट्टी पे गया हुआ है भाई, तो क्या होगा, इसकी जगह कौन काम करेगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कोई और अन्य व्यक्ति जो कि मेंबर में से मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा। तो भी प्रोसेस, पंचायत समिति की जो प्रोसेस है सेम प्रोसेस चल रही है भाई। ठीक है, फिर क्या है कि भाई अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन पेंडिंग है तो उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा भाई, वो करेगा भाई वाइस प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष करेगा भाई। तो भाई क्या है, सरपंच के कार्य है, चेयरमैन के कार्य है और प्रेसिडेंट के कार्य अपने अपने एरिया के अंदर सेम होते हैं भाई। ठीक है, धारा 123 में क्या दिया गया है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल अविश्वास प्रस्ताव, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मोशन अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। भाई क्या दिया गया है कि भाई इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, इस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा भाई, ये बात हुई है। तो भाई देखिए थोड़ी सी धाराएं याद करवा देते हैं आपको।
धारा 10 के अंतर्गत ध्यान से देखिए भाई, देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि क्या है कि जिन्होंने पहले 10 मिनट की वीडियो देख ली, फिर क्या है कि अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि धारा 10, फिर हम साथ में बात करेंगे धारा 62, फिर क्या करेंगे, फिर बात करेंगे धारा 123, तो उनके ये पॉइंट तो छूट गए भाई, ये छूट गए क्योंकि उनका रिवीजन तो हुआ नहीं। ठीक है, तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जो पहले हमारे पॉइंट बचे हुए हैं वो हम बाद में बता देते हैं। तो धारा 10 के अंतर्गत किसके कार्यकाल की बात हुई है? सरपंच के कार्यकाल की बात हुई है। धारा 10 में ही संशोधन किया गया है कि राइट टू रिकॉल सरपंच को हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर आई हमारी भाई धारा 62, फिर बात हुई थी धारा 62 की। धारा 62 के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाया जा सकता था, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटाया जा सकता था। किस धारा के अंतर्गत? धारा 62 के अंतर्गत। फिर क्या हुआ? फिर धारा 62 ए के अंतर्गत राइट टू रिकॉल लाया गया भाई, कि इनके मेंबर को हटाना है भाई, इनके जो वोटर्स हैं उनको अपने मेंबर को हटाना है। तो किसके अंतर्गत है? धारा 62 ए के अंतर्गत भाई। अब क्या बात हुई है? धारा 123, धारा 123 में किसको हटाना है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात हुई है और उनको हटाने की बात भी हुई है। 62 में उनके कार्यकाल और उनको हटाने की बात हुई है, लेकिन 62 ए के अंदर उसके मेंबर्स को हटाने की बात हुई है। यहां पे हम बात करेंगे कि उपाध्यक्ष व अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जाएगा भाई। तो प्रोसेस रहेगी सेम भाई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई चाहे तो। क्लास लंबी होने वाली है भाई, इसलिए ये ना सोचें कि क्लास लंबी है और हमने धाराएं कितनी पढ़ी हैं कि भाई ये 4 धाराएं, 9 ही धाराएं हमने पढ़ी है, तो ऐसा मत सोचें भाई, क्योंकि इनसे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराए जा रहे हैं। अब देखिए भाई, अब धारा 123 के अंतर्गत किसको हटाना है भाई? अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाना है भाई। तो भाई क्या प्रोसीजर होगा भाई, कौन हटाएगा भाई? तो भाई इसके जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते कौन है? तो वो मेंबर्स चुनते हैं भाई। हटाएंगे कौन? वही मेंबर हटाएंगे भाई, वही मेंबर हटाएंगे। क्या होगा कि एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा भाई, एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके अंदर क्या होगा, 2/3 मेंबर, अगर मान लिया कि 18 मेंबर्स हैं भाई, किसी जिला परिषद में 18 मेंबर्स हैं, तो 12 या 12 से ज्यादा अगर मान लिया कि उस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट कर देते हैं कि हमें इसको हटाना है, तो क्या है कि उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। और फिर यही मेंबर क्या करेंगे, फिर दोबारा से एक मीटिंग बुलाएंगे और फिर एक नए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे भाई। ठीक है, तो ये तो बात हुई भी धारा 123 के अंतर्गत। लेकिन पहला पॉइंट क्या है कि कार्यकाल है, तो भाई जब तक इनको हटाया ना जाए, इनका कार्यकाल कितना होगा भाई? 5 साल का होगा। कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। जब बीच में हटा दिया तो फिर 5 साल का नहीं होगा भाई। ठीक है, तो जब तक ना हटाया जाए 5 साल का कार्यकाल होगा। इसके साथ में यह भी कहा गया है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने दिन के अंदर इसको हटा सकते हैं भाई। तो जिस टाइम पे प्रेसिडेंट को चुना जाएगा उसको 1 साल तक तो इसको नहीं हटा सकते भाई। 1 साल तक इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और क्या पता कि कुछ मेंबर जो प्रेसिडेंट की साइड में हो जाए भाई, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज हो जाए भाई, अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए, तो फिर अगले 1 साल तक कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। यानी कि हर अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए भाई। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 123 के अंतर्गत भाई। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 123 ए, यानी कि सदस्यों का कार्यकाल, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स। दोस्तों राइट टू रिकॉल के अंतर्गत क्या किया गया है? धारा 10, धारा 62 और धारा 123 में संशोधन किया गया है। धारा 10 को अलग से नहीं बनाया गया है, धारा 10 में ही संशोधन किया गया है। धारा 62 ए अलग से धारा बनाई गई है, जिसके अंदर क्या होगा कि पंचायत समिति के मेंबर्स को हटा सकते हैं। धारा 123 ए के अंतर्गत जिला परिषद के मेंबर को हटाने की बात हुई है। राइट टू रिकॉल में हटाएगा कौन? सरकार नहीं हटाएगी, सरकार नहीं हटाएगी। कौन हटाएंगे भाई? मेंबर्स हटाएंगे, यानी कि उसके वोटर्स हटाएंगे, मेंबर नहीं वोटर्स हटाएंगे भाई, यानी कि जिन्होंने उसको चुना है भाई जिस वार्ड से। अगर मान लिया कि किसी वार्ड के जो वोटर्स हैं उनको लगे कि हमारा जो मेंबर्स चुना हुआ है हमें उसे हटाना है, तो क्या होगा कि जिस दिन उसको चुना गया है, जिस दिन उसको चुना गया है उसके 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है भाई। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है भाई, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कंडीशन क्या है कि 50% वोटर्स, 50% वोटर्स, उस एरिया के 50% वोटर्स लिखित में देंगे कि हमें ये मेंबर्स नहीं चाहिए। फिर वो अथॉरिटी को भेजा जाएगा, फिर वो अथॉरिटी को भेजा जाएगा। फिर क्या होगा? 30 दिन के अंदर,
फिर 30 दिन के अंदर वो अथॉरिटी वहां पे आएगी, फिर क्या होगा, वहां पे इलेक्शन कराएगी भाई, वहां पे इलेक्शन कराएगी। फिर क्या होगा कि उस इलेक्शन में अगर दो तिहाई वोटर्स ने उस मेंबर्स के खिलाफ, सदस्य के खिलाफ वोट कर दिया, इनकी हमें इसको हटाना है भाई, तो फिर क्या होगा कि उस सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर मान लिया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए, क्या बताओ उस सदस्य के फेवर में ज्यादा वोट आ जाए कि हमें इसको नहीं हटाना, तो फिर अगला प्रस्ताव लेके आना है। तो अगला प्रस्ताव लेके आना, तो फिर क्या होगा भाई, वो भी 1 साल के बाद ही लाया जा सकता है, 1 साल के बाद लाया जा सकता है। यानी कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 1 साल का गैप होना बहुत ही जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये धारा 123A के अंतर्गत है भाई, जिसके अंदर वोटर्स अपने प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। ठीक है, और भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब तक जो भी हमने पढ़ा है, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ये दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 124 में क्या दिया गया है कि अनुपस्थिति की छुट्टी, लीव ऑफ दी एब्सेंस। भाई इसमें कहा गया है कि अगर जिला परिषद का कोई भी सदस्य जिला परिषद को बिना सूचित किए, यानी कि बिना बताए लगातार 3 महीने तक अनुपस्थित रह जाए, तो क्या होगा, उसके पद को खाली मान लिया जाएगा। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर वो लगातार 4 मीटिंग के अंदर अनुपस्थित हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसके पद को खाली माना जा सकता है भाई। ठीक है, अब उसको बताएगा कौन, जिला परिषद बताएगी कि भाई आपके पद को खाली कर दिया गया है। तो उस व्यक्ति के पास एक अपील करने का भी अधिकार होता है, वो सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अथॉरिटी के सामने अपील कर सकता है। क्या कर सकता है, अपील कर सकता है भाई। ठीक है, और जो अथॉरिटी डिसीजन लेगी वो क्या होगी, वो डिसीजन फाइनल होगा, क्योंकि वहां पे वो अपना रीजन बताएगा भाई, कारण बताओ नोटिस, ये प्रक्रिया चलेगी भाई। ठीक है, तो अथॉरिटी का डिसीजन क्या होगा, वहां पे फाइनल होगा। इसके साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कभी भी जो अध्यक्ष है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, वो उपस्थित ना हो, यानी कि अनुपस्थित हो, तो कौन काम करेगा भाई, वाइस प्रेसिडेंट करेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति करेगा, जो कि मेजोरिटी के साथ चुना जाएगा भाई। किस धारा के अंतर्गत, धारा 124 के अंतर्गत भाई। दोस्तों, आज की क्लास की सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है भाई। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पंचायत समिति के नियंत्रण की बात पढ़ी है, सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके साथ में दोस्तों, आपके लिए एक क्विज भी हम लेके आ रहे हैं कि हर रोज आपको एक क्विज कराया जाएगा, जिससे आपको सभी धाराएं पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको पंचायती राज में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भी धारा 125 में क्या दिया गया है कि नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को पदभार सौंपने से मना करने पर दंड, पेनल्टी फॉर द रिफ्यूजल टू हैंड ओवर द चार्ज टू द न्यू प्रेसिडेंट एंड द न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर। भाई जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो पुराने व्यक्ति होते हैं, पुराने जो सदस्य होते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनको अपना पद खाली करना होता है, ये एक प्रोसीजर होता है। अगर उस टाइम पे वो व्यक्ति अपना पद खाली करने से मना करे, अपना पद खाली करने से मना करें, तो क्या होगा कि भाई नए व्यक्ति को आप पद नहीं दे रहे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि वो मना करेंगे, फिर क्या होगा, बात सरकार तक जाएगी। सरकार क्या करेगी, सरकार लिखित रूप में उन्हें ये नोटिस देगी कि भाई आप अपने पद को खाली करें। कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा, उसके अंदर आप यानी कि अपने पद को खाली करें। अब उस टाइम पे भी अगर मान लिया कि सरकार की बात का उल्लंघन हो गया भाई, मतलब कि फिर भी वो खाली नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा भाई, फिर सरकार एक व्यक्ति को चुनेगी भाई। सरकार एक व्यक्ति को चुनेगी जिसके पास पावर क्या होंगी भाई, मजिस्ट्रेट के कोई एक, जैसे कि आपके कोर्ट के अंदर कुछ धाराएं होती हैं जिसके अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो पावर होती है उस धारा के अंतर्गत वो शक्तियां उसके पास होंगी, यानी कि उस शक्ति के तहत वो क्या कर सकता है, उसकी जो संपत्ति है, जो भी जिला परिषद की संपत्ति है, उसको जब्त कर सकता है, और जो नए जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है और मेंबर है, उनको सौंप देगा। यानी कि नई जो जिला परिषद का गठन होगा उसको पूरी संपत्ति सौंप दी जाएगी उस व्यक्ति के द्वारा भाई। किस धारा के अंतर्गत, धारा 125 के अंतर्गत। दोस्तों, आज हमने क्या डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में जिला परिषद 117 से लेकर 125 तक की धाराओं को बिल्कुल विस्तार में आप लोगों को पढ़ाया है।
दोस्तों ग्रामसी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, इसलिए आप अपनी सभी धाराओं को याद भी करें भी साथ साथ में। आपके लिए मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं। मॉक टेस्ट से आपको सभी धाराएं याद हो जाएंगी। मॉक टेस्ट को इस प्रकार बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन से 5 या 6 क्वेश्चन निकाले जाएंगे। यानी कि मॉक टेस्ट में अगर 10 क्वेश्चन हुए तो आपके 50 से 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 से 60 क्वेश्चन हो जाए, उनको भी बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको समझाया जाएगा। इसलिए आपके एग्जाम के अंदर कोई भी धारा गलत ना हो भाई, कोई भी धारा गलत ना हो भाई। ठीक है भाई। तो भाई दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई, वीडियो को लाइक भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई। ठीक है। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14, जहां पे क्या पढ़ेंगे भाई, हम पढ़ेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिला परिषद में जो कार्य का जो संचालन, बिजनेस का संचालन किस प्रकार होता है, ये सब हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो भाई चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।